राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस में स्यापा मचा हुआ है। इंडी अलायंस में सरफुटअव्वल मची हुई है और जो असली गोदी मीडिया है, जी हाँ, वो असली गोदी मीडिया वो है जो दूसरों को गोदी मीडिया कहता है, वो कांग्रेस से ही लड़ रहा है। मतलब आप देखिए कि क्या हरियाणा ने एक धक्का दे के कांग्रेस को पूरी की पूरी जो उनकी रेत की मूर्ति बनी हुई थी, जो रेत का मकान बना हुआ था, वो रेत का मकान जो है वो पूरी तरह से धराशायी कर दिया। अब आप पूछेंगे कि क्या हुआ? भाई ऐसा है कि पहली बात तो कांग्रेसियों में आपस में ही सरफुटअव्वल बची हुई है और आपस में ही सब एक दूसरे को ब्लेम करते घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये सब जो है ये हुड्डा की कारस्तानी है। ये अब भाई हुड्डा की कारस्तानी कैसे होगी? हुड्डा की कारस्तानी तो तब हो जब हुड्डा ने कोई ज़बरदस्ती राहुल गांधी से चीज़ छीन ली हो। सबको पता है कि भाई निर्णय सारे के सारे राहुल गांधी लेता है और निर्णय जो है वो राहुल गांधी के नाम पे बेचारे खड़गे जी जो है वो कन्वे करते हैं, और खड़गे जी नहीं करते तो केसी वेणुगोपाल करते हैं। सबको पता है कि भाई सारा का सारा जो आउटसोर्सिंग कर रखा है राहुल गांधी ने, वो केसी वेणुगोपाल को कर रखी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई केसी वेणुगोपाल ने कोई 5 अपनी मनमर्जी से टिकट दिए थे, कुछ महिलाएं थीं। अब उनसे उनके क्या संबंध है कुछ पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब 5 की 5 हार गई। अब उनके नाम मैं पूछ रहा हूँ तो लोग बता भी नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब अगर हमने बता दिए सारे के सारे तो कोई बात नहीं, वो तो हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये तो पता चल ही जाएगा ना कि भाई कांग्रेस कोटे से कौन कौन सी महिलाओं को टिकट दिए गए और कौन कौन सी हारी। तो उनमें से जो भी 5 जो हैं मुख्य हारी होंगी, उनकी फ़ोटो देख के हम पता कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है विशेष। अब एक और साहब जो ये कोटरी है, यानी कि जयराम रमेश वाली, केसी वेणुगोपाल वाली, अब ये अपने ऊपर तो जिम्मेदारी ले नहीं सकते। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे तो फिर बात ही क्या हुई कि लोग कह रहे हैं कि एक रसोइया था, रसोइये ने रोटी बनाई और जल गई, तो उसने कहा तवा बदल दो। अच्छा भाई, दोबारा बनाई तो फिर जल गई, तो उसने कहा कि भाई ये आटे में ही खोट है, आटा चेंज कर दो। तीसरी बार जलाई फिर जल गई, तो कहिए ये पानी जो है ये गड़बड़ है, ये पानी जो है इसको बदलो। फिर चौथी बार बनाई तो फिर जल गई, तो भाई ये चूल्हा बदल दो, चूल्हा ही गड़बड़ है सारा का सारा। अरे भाई इन सब चीज़ों को बदलते बदलते कभी ये तो सोच लिया करो कि इस रसोइये में तो गड़बड़ नहीं है कहीं। सब कुछ बदल दो, तवा बदल दो, चूल्हा बदल दो, हाँ, पानी बदल दो, आटा बदल दो। रसोइये को कुछ बनाना आता है कि नहीं है कि इस रसोइये के जो हाथ में जो भी जाएगा वो जलकर ही निकलेगा? ये विचार कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती। कर क्यों नहीं सकती? क्योंकि वो पूरी तरह से एक फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सामंतवादी संगठन है। उस सामंतवादी संगठन में ये तो चल ही नहीं सकता। तो फिर अब कौन सा तवा ढूंढा जा रहा है, कौन सा आटा ढूंढा जा रहा है? तो भाई आपको पता है कि तवा तो हर बार एक ही है और वो है EVM। तो हमारे भाई लोग जो है वो EVM का बहाना लेके पहुंच गए और EVM में और कुछ नहीं मिला तो एक बड़ी नई सी चीज़ लेके आए और बोले कि साहब कि ये देखिए कि ये बैटरी जो है वो जहाँ जहाँ 99% है वो EVM जो है वो कांग्रेस को गलत वोट दिला रही है, और जो EVM कम बैटरी है तो वो जो है वो कांग्रेस को ज़्यादा वोट दिला रही है। भाई वाह,
क्या ज़बरदस्त नया पैंतरा लेके आए हैं। यानी कि साइंस के सिद्धांत, टेक्नोलॉजी के सिद्धांत, बैटरी पैक के सिद्धांत और जिसको हम कहते हैं सर्किटरी के सिद्धांत, सारे के सारे जो हैं वही एक झटके में धराशायी कर दिए। और वो भी किसने? आईआईटी से पढ़े हुए जयराम रमेश ने। वो सोचते हैं और किसी को तो कुछ पता नहीं है। भैया बैटरी का काम तो केवल करंट सप्लाई करना होता है। अब वो ये तो तय नहीं कर सकती बैटरी के साथ कि हम करंट जो सप्लाई करेंगे उस करंट में ही कुछ ऐसा हम वायरस डाल देंगे कि वो वायरस करंट के थ्रू मूव करेगा। ऐसा अभी तक कोई वायरस डिस्कवर हुआ नहीं है जो करंट के थ्रू चला जाए। वायरस के लिए वो नेटवर्किंग चाहिए होती है भाई, और वो जो नेटवर्किंग होती है उसके लिए कुछ हार्ड पॉइंट्स चाहिए होते हैं। वो सारे आपके पास है नहीं, कोई भी कनेक्टिंग पॉइंट्स है नहीं, तो कहाँ से तुम ईवीएम को हैक कर लोगे? उस नीचे के जो बैटरी के करंट से तो हैक हो नहीं सकती, ये तो पक्की बात है। दूसरा क्या लेके आए हैं साहब? दूसरा लेके आए कि साहब ये देखो, ये 14 इंडिपेंडेंट थे, वो 14 इंडिपेंडेंट ने हमको हरा दिया। तो भैया इंडिपेंडेंट खाली अकेले तुम्हारे तो खड़े हुए नहीं थे। इन 14 इंडिपेंडेंट जगहों में 7 जगह तो ऐसी हैं जहाँ इंडिपेंडेंट आपके और बीजेपी के दोनों के खड़े हुए थे, और कई स्थान तो ऐसे हैं जहाँ बीजेपी का इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था इन 14 में से। ये बता दें आपको, तोशम जैसे। और उन जगहों की बात ही नहीं कर रहे हैं जहाँ कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की वजह से भारतीय जनता पार्टी हार गई, जैसे जगाधरी। और उन स्थानों को भी बात कोई नहीं कर रहा है जहाँ पर कि इंडिपेंडेंट्स जीत गए। 3 स्थान तो ऐसे हैं ना जहाँ इंडिपेंडेंट जीते। वो कौन है? वो तीनों के तीनों भाजपा के विद्रोही हैं जो जीते। भाजपा तो नहीं रो रही। एक और नई बात आई साहब कि भाई एग्जिट पोल में जो परिणाम आए थे उनको ही सही परिणाम मान लिया जाए। सुप्रिया श्रीनेत कह रही, और कोई नहीं कह रहा। हम तो जो एग्जिट पोल में जो परिणाम आए थे हम उसी को सही परिणाम मानते हैं। तो भाई ये सुविधा जो है ये नरेंद्र मोदी को भी दे दो उनको कि लोकसभा में जो एग्जिट पोल में परिणाम आए थे वही माने जाएं। उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि नहीं भाई हम तो एग्जिट पोल के परिणाम मानते हैं और जो सही परिणाम आए इनको नहीं मानते। उनको तो शिरोधार्य किया नरेंद्र मोदी ने भी, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने भी। एक बार भी उन्होंने ईवीएम को ब्लेम नहीं किया। कैसे करते हैं? उसी ईवीएम से तो मध्य प्रदेश में उन्होंने स्वीप किया, छत्तीसगढ़ में स्वीप किया, उड़ीसा में स्वीप किया, और आप देखें कि कई और स्थानों में, तेलंगाना में अप्रत्याशित परिणाम लिए, आंध्र प्रदेश की पूरी स्टेट जीती, आंध्र प्रदेश में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, कर्नाटक में आशा से अधिक आशातीत प्रदर्शन किया। तो ये कह दे कि साहब कि इन स्थानों पर तो ईवीएम ठीक थी, लेकिन महाराष्ट्र में गड़बड़ थी साहब, हरियाणा में गड़बड़ थी, और राजस्थान में भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, हमारी आशानुरूप परिणाम नहीं आए, और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही कबाड़ा कर गई। तो पता नहीं क्या कोई गड़बड़ कर दिया साहब, कांग्रेसियों ने उसमें हैकिंग कर ली। यार खाली यूपी में कर पाए, बिहार में नहीं कर पाए। गजब का लॉजिक है। तो वैसे लॉजिक की तो बात ही मत करो, हम जानते हैं, हम बताते हैं आपको कि हरियाणा क्यों आ रहे, और इन्हीं कारणों से महाराष्ट्र में भी हालत क्यों ख़राब हो रही है, ये कारण मैं बताता हूँ। और वो कारण विशुद्ध रूप से अहंकार की सीमा यहाँ तक पहुँच गई कि ये जो है ये अब सारे हिंदुओं को यह बताने में लग गए हैं कि तुमको शरीयत के मुताबिक रहना चाहिए। भगवान राम की जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो केवल खाली नाच गाना था। तुम बेवकूफ़ हो जो तुम भक्ति करते हो, जो तुम नाच गाना करते हो। ये एक मौलाना की भाषा है जो थोड़ी सी हिंदी में बोली जाती है, कुछ अंग्रेज़ी में बोली जाती है, कुछ बाहर जाके बोली जाती है। ये वही व्यक्ति है जो मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताता है
और भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल बताता है। ये वही व्यक्ति है। मुस्लिम लीग, जिसके नाम में ही मुस्लिम है, वो सेक्युलर है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हुए नहीं थकती और पूरे तरह से यही प्रयत्न करती रहती है कि भाई मुसलमान भी साथ में आए, लेकिन मुसलमानों की एक समस्या है। मुसलमानों के लिए एक्सक्लूसिविज़म अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप मुसलमान का जो माइंडसेट है वो समझें, मुसलमान लीडरशिप का, इनकी क़यादत का माइंडसेट समझें। उनके लिए एक्सक्लूसिविज़म बहुत आवश्यक है, सुप्रीमेसिज्म बहुत आवश्यक है। जब तक कोई उनको ये न कहे कि भाई तुम ही सब कुछ हो और बाकी जो कुछ हो रहा है वो गलत है, और हम तो तुम्हारा जो मुग़ल कॉम्प्लेक्स है उसको सेटिस्फाई करेंगे और यही मानेंगे कि भाई तुम ही सब कुछ हो। ये काम महाराष्ट्र में भी आरंभ कर चुके हैं। सावरकर को गाली ये क्यों देते हैं? सावरकर को गाली केवल इसलिए देते हैं कि सावरकर को गाली देने से इनका जो मुसलमान मतदाता है वो प्रसन्न होगा। इन्होंने हरियाणा में भी यही किया। हरियाणा में जो कोई भी बात इन्होंने कही वो अधिसंख्य मतदाता से संबंध नहीं रखती थी। मात्र 2.5% वहाँ मुसलमान आबादी है, वो भी एक क्षेत्र विशेष में है, यानी कि मेवात में है। थोड़ी बहुत जो है वो फैल जाती है उसमें से, तो आप कुछ हल्की फुल्की जनसंख्या वो फरीदाबाद की 1-2 कंस्टिट्यूंसी में, गुड़गांव की 1-2 कंस्टिट्यूंसी में, और उधर सहारनपुर से लगते हुए वो जगाधरी यमुनानगर में, यहाँ के अतिरिक्त कोई मुसलमान फैक्टर ही नहीं है। लेकिन फिर भी सारी बातें वो वही कह रहे थे, चाहे वो अयोध्या के बारे में कुछ उल्ट पुल्ट बोलना हो, चाहे वो हिंदुत्व के बारे में कुछ उल्ट पुल्ट बोलना हो। तो ये है कि भाई मैं वही कहूँगा जो मैंने सोच रखा है, बस वही महाराष्ट्र में कर रहे हैं। वहाँ वीर सावरकर का विरोध कर रहे हैं और उनके शरद पवार जी जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि हम अहिल्यानगर का नाम बदल के वापस अहमदनगर कर देंगे, संभाजी नगर का नाम बदल के वापस औरंगाबाद कर देंगे, यानी कि औरंगज़ेब को महिमा मंडित करेंगे। वो योगी जी ने वो दुंदुभी पहले ही बजा दी है, और योगी जी महाराष्ट्र में इससे भी अधिक कारगर साबित होंगे जितने हरियाणा में हुए। देख लीजिएगा, बटोगे तो कटोगे का जो मंत्र उन्होंने दिया है वो हरियाणा में बिल्कुल जादू की तरह चला है, महाराष्ट्र में भी चलेगा। धाराशिव को भी बदल के वो वापस उस्मानाबाद करेंगे। तो भाई खाली मुसलमान वोट चाहिए तो तुम्हारी शिवसेना का क्या होगा? वो जो चेंज था वो तो एमवीए सरकार ने ही सबसे पहले किया था ना। खैर, आज का विश्लेषण मैं विशेष रूप से यही बताना चाहता हूँ कि बाकी जितने भी चमचे चुमचे हैं, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल या इस तरह के जितने भी लोग हैं, इनका केवल एक उद्देश्य है। इनका जीत हार उद्देश्य ही नहीं है। इनका उद्देश्य केवल ये है कि कैसे कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, पार्टी पे कब्जा कायम रखो और कभी भी राहुल गांधी पर ब्लेम ना जाने दो। महाराष्ट्र में हरियाणा का रिपीट होने की संभावना अब प्रबलतर होती जा रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।